अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। गार्ड की आवाज़ आई। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आगे बड़ा स्टेशन झांसी का था। झांसी भी खतरनाक स्पॉट था और यहाँ फौज की बहुत बड़ी छावनी भी थी। ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ती रही। मेरे जहन में तरह तरह के खदशात पैदा हो रहे थे। मैंने बहुत कुछ सोच लिया था कि अगर किसी जगह मुझसे पूछा गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन मौके पर हर किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। बहरहाल मैंने अपने आप को पूरी तरह से ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। एक ख्याल मुझे ये भी आया कि किसी स्टेशन पर मैं गाड़ी से उतर जाऊं और रात के वक्त मुंबई जाने वाली गाड़ी पकड़ लूं। लेकिन इसमें ज़्यादा खतरा था। ट्रेन बस्ती भारत के जंगलाती नीम पहाड़ी इलाके में से गुजर रही थी। ट्रेन की रफ्तार हल्की होनी शुरू हो गई। मैंने नीचे झुककर एक मुसाफिर से पूछा कि कौन सा स्टेशन आ रहा है। इसने कहा, झांसी आ रहा है बाबू। झांसी के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं डब्बे के अंदर बर्थ पर ही लेटा रहा। मैंने ये जाहिर किया कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर सामने वाली खिड़कियों में से बाहर प्लेटफार्म का जायजा भी ले रहा था। झांसी पर भी ट्रेन काफ़ी देर तक खड़ी रही। डब्बे के आगे से दो एक पुलिस कांस्टेबल ज़रूर गुजरे, लेकिन डब्बे के अंदर कोई ना आया। आखिर झांसी से भी गाड़ी चल पड़ी। झांसी के बाद बड़ा स्टेशन भोपाल था। दिन की रोशनी मान पड़ रही थी जब ट्रेन भोपाल के स्टेशन पर रुकी। मैं बर्थ पर लेटे लेटे थक गया था। मैं बाहर की सूरत हाल का भी जायज़ा लेना चाहता था। बस यहीं से मुझसे गलती हो गई, लेकिन किस्मत में जो बात लिखी होती है वो पूरी होकर रहती है। मैं बर्थ से नीचे उतर आया। बस यही मुझसे गलती हो गई। डब्बे में मुसाफिर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बाहर प्लेटफार्म पर काफ़ी रश था। मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, इसके बाद तो रात हो जाएगी। आगे इतनी जल्दी कोई बड़ा स्टेशन भी नहीं आएगा। चुनाचा मैं डब्बे से निकल आया। कुछ फासले पर मुझे चाय की कैंटीन नज़र आई, जहाँ दो चार मुसाफिर खड़े चाय वगैरह पी रहे थे। मैंने सोचा कि खाना क्या खाना है, बस एक बंद चाय के साथ खा लेता हूँ। रात गुजर जाएगी तो सुबह देखा जाएगा। मैं कैंटीन पर आकर काउंटर की एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने काउंटर के पीछे खड़े आदमी से बंद मक्खन और चाय के लिए कहा। ये चीज़ें स्टेशन पर आने से पहले तैयार रखी होती हैं। काउंटर वाले ने एक प्लेट में बंद मक्खन रखकर चाय के गिलास के साथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने वहीं पर बिल अदा कर दिया और खामोशी से बंद मक्खन खाने और साथ साथ चाय के घूंट पीने लगा। इतने में एक उधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आकर काउंटर के साथ लगकर खड़ा हो गया और इसने भी चाय के गिलास ले लिया। मैं खामोशी से चाय पीता रहा। इस दौरान मैंने महसूस किया कि उधेड़ उम्र आदमी मुझे मुसलसल देख रहा है। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया। मैंने भी आधा गिलास ही चाय का पिया था। बाकी का आधा गिलास रखकर अपने डब्बे की तरफ चल दिया। डब्बे में आकर मैं चुपके से बर्थ पर लेट गया। मुझे बर्थ पर लेटे 5-7 मिनट ही गुजरे होंगे कि डब्बे में दो पुलिस कांस्टेबल एक इंस्पेक्टर पुलिस के साथ यहाँ दाखिल हो गए। मैं समझ गया कि वो धेड़ उम्र आदमी सीआईडी का था और इसे मुझ पर शक पड़ गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी मुसाफिर से कोई बात न की। डब्बे में दाखिल होते ही इसने सीधा मेरे बर्थ की तरफ देखा और फिर मेरे करीब आकर पूछा, कौन हो तुम? चलो बाहर आ जाओ। मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मैंने सबसे पहले अपने एतमाद को बहाल किया और फिर बर्थ पर से उठते हुए पूछा, क्या बात है? पुलिस इंस्पेक्टर नौजवान था और इसने पिस्तौल लगा रखा था। वो इस इलाके का लगता था। इसके हाथ में वैद का 1 फुट लंबा डंडा भी था। इसने डंडे से मुझे अपने नीचे उतारने का इशारा करते हुए कहा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। दोनों पुलिस कांस्टेबल इसके पीछे खड़े थे। मैं समझ गया मैं फंस गया हूँ, लेकिन इतनी जल्दी में हार मानने वाला नहीं था। मैंने बर्थ से उतरते हुए कहा, मैं भारतवर्ष का आज़ाद शहरी हूँ। पहले आप लोग मुझे बताएं कि मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपसे दो एक सवाल पूछने हैं, इसके बाद आप बेशक बर्थ पर आकर लेट जाइएगा। मैं डब्बे से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन बाहर निकलने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैं पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बाहर आया तो देखा कि सामने 6-7 मुसल्लह पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। डब्बे के मुसाफिर भी हैरानी और दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। मेरे कान में किसी मुसाफिर का ये जुमला भी पढ़ा कि महाराज कोई पाकिस्तानी जासूस होगा। पुलिस इंस्पेक्टर मुझे पुलिस की मैयत में प्लेटफार्म पर एक कमरे में ले गया, जहाँ वही उधेड़ उम्र आदमी पहले से कुर्सी पर बैठा था, जिसने काउंटर पर चाय पीते हुए मुझे गहरी नज़र से देखा था। इसने मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया और ख़ुद भी मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने एक बार फिर बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, आखिर आप लोग मुझसे यहाँ क्या चाहते हैं? मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मुझे बड़ा ज़रूरी मुंबई पहुँचना है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, फिक्र न करें महाराज, ट्रेन यहाँ काफ़ी देर तक ठहरती है। सीआईडी वाला उधेड़ उम्र आदमी मुसलसल मुझे घूर रहा था। इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, महाराज आप मुझे हिंदू लगते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? ये एक जाल था जो मेरी तरफ फेंका गया था। अगर मैं मुजाहिद कमांडो हुआ तो फ़ौरन कहूँगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ और तिबी मुआयने में मेरा पोल खुल जाएगा।
कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और यूँ मैं पकड़ा जाऊँगा, मगर मैं ये गलती कई बार कर चुका था। अब मैं इस दाम में आने वाला नहीं था। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम अजीजुद्दीन है। सीआईडी वाले ने इंस्पेक्टर की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, मैं अमृतसर से आ रहा हूँ। तुम्हारा बोलने का लहजा बता रहा है कि तुम पंजाबी हो, मगर अमृतसर में तुम कोई मुसलमान पंजाबी नहीं है। सारे मुसलमान पंजाबी सन 47 में पाकिस्तान चले गए थे। मैंने कहा, मगर रियासत मालिर कोटला के पंजाबी मुसलमान मालिर कोटला में ही रह रहे थे। मैं भी मालिर कोटले का हूँ और अमृतसर में स्टेशनरी की दुकान करता हूँ। मेरी दुकान माई सेमा के बाजार में है। पुलिस इंस्पेक्टर काफ़ी होशियार नौजवान था। कहने लगा, जिस तरह तुम उर्दू बोलते हो, मालिर कोटले वाले इस तरह उर्दू नहीं बोलते। तुम्हारा लहजा तो लाहौर के रहने वाले पंजाबियों का लहजा है। मैं सिर्फ एक बार लाहौर गया हूँ, मुझे शहर बड़ा अच्छा लगा था। तुम लाहौर में कहाँ रहते हो? वो मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मैं बातों में इनसे हार मानने वाला नहीं था। मैंने कहा, असल में मेरे वालिद साहब लाहौर के रहने वाले पंजाबी थे। मालिर कोटला में वो अपनी जवानी में ही अपने बड़े भाई के पास आकर कारोबार करने लगे थे। मैं मालिर कोटले में ही पैदा हुआ था। सीआईडी वाले ने मुझे डायरेक्ट सवाल करते हुए पूछा, ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुआ था? मैंने फ़ौरन बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया, मैं नहीं जानता आप किस किस्म का सवाल पूछ रहे हैं। मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि मैं मालिर कोटले का रहने वाला हूँ। अमृतसर में स्टेशनरी की मेरी दुकान है और मार्केट का जायज़ा लेने में मुंबई जा रहा था। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बाहर ट्रेन के इंजन ने विसल दी, साथ ही गार्ड की सीटी की भी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, आप लोग भारतीय शहरी को नाहक परेशान कर रहे हैं। मेरी गाड़ी चल पड़ी है, मैं जाता हूँ। जैसे ही मैं कुर्सी से उठा, पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे पीछे खड़े 2 कांस्टेबलों को इशारा किया। इन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपने दोनों बाजुओं को अपने शिकंजे में दे दिया। इन्होंने आगे बढ़कर मेरे दोनों बाजुओं को अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर अजीजुद्दीन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप मुझे किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? मैंने बड़े रौब से पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, यह आपको थाने चलकर ही मालूम हो जाएगा। कांस्टेबल ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था। मैं इसे कमरे से बाहर ले आया। कांस्टेबल ने मुझे दोनों बाजुओं में पकड़ रखा था। वो मुझे कमरे से बाहर ले आए। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मुंबई की तरफ चल पड़ी थी। बाहर जो कांस्टेबल खड़े थे, इन्होंने भी मुझे अपने नरगे में ले लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। एक कांस्टेबल के पास, जो यकीनन हवलदार था, स्टेशन गन थी। इसने स्टेशन गन का रुख मेरी तरफ कर रखा था। भोपाल स्टेशन के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी, एक जीप और एक वैगन। मुझे वैगन में धकेल कर 3 कांस्टेबल मेरे साथ बैठ गए। इनमें एक मुसल्ला हवलदार भी था। इंस्पेक्टर दूसरे सिपाहियों के साथ जीप में बैठ गया और दोनों गाड़ियां भोपाल के पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ तेजी से रवाना हो गईं। मैंने स्टेशन और स्टेशन के बाहर वैगन तक पहुंचने से पहले फरार होने के इम्कानात पर गौर किया। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि यहाँ से फरार होने की कोशिश की गई तो पुलिस मुझ पर अंधाधुंध फायरिंग करके मुझे हलाक कर डालेगी, क्योंकि फरार होने की कोशिश से पुलिस को यकीन हो जाएगा कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। फरार को मैंने किसी मौके के लिए मुलतवी कर दिया और खामोशी से पुलिस की वैगन में सवार हो गया, जो चारों तरफ से बंद थी। वैगन के ऊपर सिर्फ जालीदार पट्टी लगी हुई थी, जिसमें से हवा अंदर आ रही थी। दोनों गाड़ियां भोपाल शहर की एक कुशादा सड़क पर चली जा रही थी। इस वक्त शाम हो चुकी थी और शहर में जगह जगह रोशनी हो गई थी। भारत मुसलमानों की अक्सरियत का शहर है। इस मुसलमान रियासत से तहरीक पाकिस्तान की बहुत सी रवायात वाबस्ता हैं। इस मुसलमान रियासत के महरूम हुक्मरान ने क़याम पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इलामा इकबाल अक्सर भोपाल आया करते थे और रियासत के हुक्मरानों के यहाँ क़याम फरमाते थे। हज़रत उलामा ने कई नज़में भोपाल में ही लिखी थी। आज भी रियासत भोपाल मुस्लिम अक्सरियत का शहर है, मगर यहाँ के मुसलमानों की बेशतर तादाद पसमानदगी का शिकार है। भारत की हिंदू हुकूमत ने इनकी तामीर और तरक्की के तमाम रास्ते मसदूद कर रखे हैं और भारत के दूसरे बड़े शहरों के मुसलमानों की तरह इनके साथ भी सुतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू सिखों को लिया जाता है। मुसलमानों की हौसला शिकनी की जाती है। इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वो सिविल सर्विस के बजाय छोटे मोटे कारोबार और क्लर्क की नौकरी पर ही इक्तफा करें। कारोबार में भी हिंदुओं को तरजीह दी जाती है। इन्हें बिला ताख़ीर लाइसेंस इशू हो जाते हैं, जबकि मुसलमान के लिए तिजारती तरक्की के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से भारत के मुसलमान माशी नाइंसाफ़ी और बदहाली का शिकार हैं। ऊपर से इन पर पुलिस की तलवार भी लटकती रहती है। पुलिस किसी भी भारतीय मुसलमान को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के झूठे इल्ज़ाम में जब चाहे पकड़ कर ले जा सकती है और इसके बाद इसके लवाकिन को इसकी कोई खबर भी नहीं मिलती। मैं इससे पहले भी एक बार भोपाल आया था। मुझे एक जगह 2 दिन के लिए रहना भी पड़ा था। भोपाल की मस्जिदें बड़ी बावक़ार और ख़ूबसूरत हैं। यहाँ के मुसलमान नमाजी, परहेजगार और इनकी अक्सरियत पाबंद सौम सलवात है। मुझे भोपाल के पुलिस हेडक्वार्टर के हवालात में ले जाकर बंद कर दिया गया। तकरीबन 1 घंटे बाद 2 पुलिस वाले एक छोटे से कमरे में मुझे ले गए, जहाँ एक सिख फौजी कैप्टन बैठा था। सिख फौजी कैप्टन ने मुझसे पूछ-गुछ शुरू कर दी।
सिख फौजी ने पूछा, अमृतसर में तुम्हारी स्टेशनरी की दुकान माई सेवा की बाजार में है? मैंने कहा, जी हाँ, दरबार साहब के बिल्कुल करीब ही है। इसका मतलब है तुम अमृतसर में ही रहते हो? सिख फौजी कैप्टन ने दूसरा सवाल किया। मैं ये कहने पर मजबूर था कि मैं हाँ अमृतसर में ही रहता हूँ। फौजी कैप्टन ने कागज़ पेंसिल मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इस पर अपने अमृतसर वाले घर का एड्रेस लिख दो। मेरे गिर्द तफ्तीश का दायरा तंग होता जा रहा था। हिंदी ज़बान में लिखना पढ़ना मुझे थोड़ा बहुत आ गया था। मैंने यूं ही अमृतसर के एक मशहूर मोहल्ले करमू की देवड़ी की फर्जी गली का पता लिख दिया। मकान का नंबर भी गलत था, गली का नाम भी गलत था। सिख फौजी ने पुलिस इंस्पेक्टर को एड्रेस वाला कागज़ देकर कहा, फ़ौरन अमृतसर कोतवाली पुलिस स्टेशन वायरलेस करके मालूम करें कि इस नाम की गली और इस नंबर के मकान में कौन रहता है। मैं समझ गया कि यहाँ मैं मार खा गया हूँ, मेरा पोल बड़ी जल्दी खुल जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर कागज़ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब सिख फौजी कैप्टन ने मुझे एक तरफ से एतमाद में लेने की कोशिश करते हुए कहा, देखो अजीजुद्दीन, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म के बहुत करीब है। हम भी वाहे गुरु को मानते हैं, तुम भी अल्लाह को मानते हो। इस नाते से मैं तुम्हें अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे साथी और कौन कौन है और किस जगह पर छुपे हुए हैं। अगर तुमने ठीक ठीक बता दिया तो मैं खुद तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। ये मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ। इस किस्म के सवाल हर बार मुझसे किए जाते थे। मुझे मालूम था कि ये फौजी झूठ बोल रहा है। मैं कहते कहते रुक गया कि मेरा कोई साथी नहीं है, मैं पाकिस्तानी जासूस भी नहीं हूँ। मुझे अचानक एक ख्याल सूझा। मैंने सिख फौजी कैप्टन की तरफ देखकर कहा, सरदार जी, अगर आप मुझे यकीन दिला दें कि मैंने आपको अगर अपने साथियों के नाम और पता भारत में खुफिया अड्डे भी बता दिए और अपने मिशन के बारे में भी बता दिया तो आप मेरी जान बख्शी करा देंगे। अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं तो मैं सब कुछ सही सही बताने को तैयार हूँ। सरदार जी आखिर सरदार जी थे। मेरे इंकशाफ से इनके ख्याल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्होंने दहशतगर्दों को एक पूरा गिरोह पकड़ लिया हो और इस कारनामे पर इन्हें मेजर के ओहदे पर तरक्की भी मिल गई हो। वो फौरन बोले, अजीजुद्दीन, मैं वाहे गुरु की कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुमने मुझे अपने साथियों के नाम, इनके खुफिया अड्डों और अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें सुल्तानी गवाह बना दूंगा और अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहकर तुम्हारी जान भी बख्शी करवा दूंगा। मैंने जो अंधेरे में तीर चलाया था वो अगर ठीक निशाने पर नहीं बैठा था तो कम से कम निशाने के करीब जरूर लगा था। मेरा इस किस्म के बयान से मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे इतनी सहूलत मिल जाए कि मुझे हथकड़ी वगैरह ना लगे और मैं फरार होने में कुदरती आसानी मिल जाए। अपने साथियों के नाम और खुफिया अड्डों के बारे में कुछ बताने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने सिख कैप्टन से कहा, सरदार जी, मैं नया आज़ाद कश्मीर में आया हूँ। मुझे इस किस्म के जासूसी का तजर्बा नहीं है, मुझे कोई तरबियत भी नहीं मिली। मैं दिल का भी मरीज हूँ और मुझे ब्लड प्रेशर भी है। मैंने आपके सामने सब कुछ बता देने का इतराफ़ किया है तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे अचानक पकड़ जाने पर बड़ा सदमा है और गहरा दुख है। मेरा दिल बार बार डूब सा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे कोई ऐसी दवा ला दें जो मेरे दिल को ज़रा ताकत दे। दूसरी मेहरबानी ये करें कि मुझे किसी ऐसी जगह रखें जहां बाहर से मुझे ताज़ा हवा आती रहे। अगर ये सब कुछ ना किया गया तो मुझे डर है कि मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए और मैं 3-4 रोज तक बेहोश रहूंगा। पहले एक बार मुझ पर ऐसा दौरा पड़ चुका है। सिख कैप्टन ने कहा, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। ये कहकर सिख फौजी कैप्टन उठकर चला गया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया और बाहर एक मुसल्ला फौजी पहरे पर खड़ा हो गया। 1 घंटे बाद सिख कैप्टन आया। इसने 2 गोलियां मुझे दी और कहा, इसे निगल जाओ, तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बड़ी पेटेंट दवाई है। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात कर ली है। इसकी इजाज़त से हम तुम्हें शहर से बाहर एक खुली जगह पर ले जा रहे हैं। रात गहरी होती जा रही थी। मुझे इस बंद कमरे में खाने के लिए उबले हुए चावल और कुछ सब्जी का बजायका सा शोरबा दिया गया। इसके बाद सिख कैप्टन आया। इसके साथ 2 मुसल्ला फौजी भी थे। सिख कैप्टन ने कहा, हम तुम्हें यहाँ से एक दूसरी जगह ले जा रहे हैं, चलो। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक फौजी गाड़ी खड़ी थी। मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, सिर्फ मेरे दोनों हाथ पीछे ले जाकर रस्सी से बांध दिए गए थे और रस्सी एक फौजी ने पकड़ रखी थी। फौजी गाड़ी में 2 मुसल्ला फौजी और भी मेरे दाएं बाएं बैठे थे और गाड़ी रात की रोशनी और अंधेरे में किसी नामालूम मकाम की तरफ जा रही थी। सिख फौजी कैप्टन फौजी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। गाड़ी शहर से बाहर निकलकर ऊंची नीची सड़कों पर से गुजर रही थी। इन सड़कों पर दरख्त झुके हुए थे और अंधेरा भी था। 15-20 मिनट तक फौजी गाड़ी इन सड़कों पर चलती रही, फिर एक इमारत के अहाते में दाखिल होकर रुक गई। मैं नीचे उतर गया। सामने एक पुरानी 1 मंजिला इमारत नुमा बैरक थी, जिसके इर्द गिर्द 10-15 फुट ऊंची दीवार चली गई थी। अहाते के गेट पर 2 मुसल्ला फौजी आमने सामने खड़े पहरा दे रहे थे। इमारत के एक कमरे में मुझे लाया गया। सिख कैप्टन ने मुझसे कहा, मैं खिड़की खोल देता हूँ, यहाँ तुम्हें जंगल की तरफ से ताज़ा हवा आती रहेगी। इसने खिड़की खोल दी। खिड़की में से वाकई ताज़ा हवा अंदर आने लगी। एक छोटी सी बैरक थी जिसमें सिर्फ यही एक खिड़की थी। एक धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैंने देख लिया था कि खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। यहाँ मेरे लिए एक चारपाई डाल दी गई थी। एक पुराना सा कंबल चारपाई पर बिछा हुआ था। एक पुराना बोसीदा कंबल पायंती की तरफ पड़ा था। सिख कैप्टन ने कहा, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस वक्त तुमने अपने साथियों के बारे में बता दिया कि इसके बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी फौजी अस्पताल में पहुंचा दिया जाए जहाँ तुम्हारा बाकायदा इलाज हो सकेगा।
मैंने अपने दिल पर हाथ रखकर एक गहरा सांस लिया और बोला, सरदार जी अब मैं लेट जाना चाहता हूँ, आपकी दवाई ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। सिख कैप्टन बोला, बेशक तुम आराम करो, मैं सुबह तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे साथ इंटेलिजेंस का एक मेजर भी होगा, कल तुम्हें अपने साथियों के नाम और उनके खुफिया अड्डों का पता ज़रूर बता देना होगा। मैंने कहा, मैंने जो वादा किया है इसे ज़रूर पूरा करूँगा, फिक्र न करें। सिख कैप्टन बाहर निकल गया, इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बाहर कोई फौजी पहरे पर खड़ा दिखाई ना दिया। सिख कैप्टन ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे दरवाजे को ताला लगाने की आवाज़ आई। जब वहाँ खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से चरपाई से उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा बड़ी भारी और मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, इसमें कोई दर्ज वगैरह भी नहीं था कि मैं बाहर देख सकता। मैंने कान लगा दिए, बाहर से किसी फौजी की चल फिर कर पहरा देने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बैरक के बाहर फौजी गार्ड ज़रूर मौजूद थे। मैंने दरवाजे को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा चट्टान की तरह अपनी जगह पर कायम था। मैं वहाँ से खिड़की के पास आ गया। मैंने खिड़की में लगी हुई सलाखों का जायज़ा लिया। मैंने देखा कि सलाखें खिड़की के चौखटे के बजाय चौखट की ईंटों में धंसी हुई हैं। ये ईंटें पत्थर की थीं। मैंने एक सलाख को पकड़कर हिलाया। सलाख अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। मैंने सलाखों के करीब मुँह ले जाकर दूसरी तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। अंधेरे में मुझे खिड़की के नीचे एक ढलान सी दिखाई दी। मैं चारपाई पर आकर बैठ गया। मेरा जहन बहुत कुछ सोच रहा था। कुछ देर में चारपाई पर बैठा सोचता रहा, फिर उठा और दोबारा खिड़की के पास आ गया। एक बार फिर सलाखों को बारी बारी पकड़कर हिलाने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि एक सलाख थोड़ा सा हिली थी। मैंने इसी सलाख पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली। मैं सलाखों में से हाथ बाहर निकाल कर पत्थर को टटोला जहाँ सलाख नीचे तक गई हुई थी। सलाख दो पत्थरों के दरमियान धंसी हुई थी। इमारत के बोसीदा होने की वजह से पत्थर के किनारे झड़ गए थे। सलाख अपनी जगह से थोड़ा हिल गई थी। मैंने सलाख को दोनों हाथों से पकड़कर आगे पीछे 2-3 झटके दिए। झटका देने से सलाख थोड़ा सा और हिल गई। मैंने चारपाई पर तह किया हुआ पुराना कंबल उठाया, इसको अपने हाथ के जितना लपेटा जा सकता था लपेटा और अपनी जगह से हिली हुई सलाख के साथ जोर आजमाई करने लगा। बार बार ऐसा करने से जिन पत्थरों के दरमियान से साल से सलाख फंसी हुई थी, इनके किनारे और झड़ गए और सलाख पहले से ज़्यादा हिलने लगी। मेरा हौसला और बढ़ गया। मेरे सामने फरार का यही एक रास्ता था और यही एक रात थी। एक एक लम्हा बड़ा कीमती था। जब मैं सलाख को बार बार दबाने और हल्के हल्के झटके देने से थक गया तो मैंने कंबल को लपेटा और चरपाई पर आकर बैठ गया। मैं उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाजे के साथ कान लगाकर बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश की। बाहर सन्नाटा था। साफ मालूम हो रहा था कि मुख्तल दरवाजे के बाहर कोई फौजी जवान पहरा नहीं दे रहा, वरना इसके बूटों की आवाज़ ज़रूर किसी वक्त आ जाती। दूर से किसी फौजी के दूसरे फौजी को ऊंची आवाज़ में कुछ कहने की आवाज़ आई और उसके बाद फिर खामोशी छा गई। मैंने बैरिक का जायज़ा लिया। वहाँ सिवाय चारपाई की और कुछ नहीं था। मैं एक बार फिर हिम्मत करके उठा, कंबल के एक पहलू को अपने हाथों के गिर्द लपेटा और खिड़की के पास जाकर पहले से हिली हुई सलाख के साथ लगाया। सलाख को हल्के हल्के झटके देने शुरू कर दिए। सलाख ने मुझे बता दिया था कि अगर तुम थोड़ी और जानमारी से काम लोगे तो मैं अपनी जगह से हिल जाऊंगी। मैं पूरी ताकत से सलाख को आगे की तरफ झटके देने लगा। सलाख पत्थरों के दरमियान से अचानक खिसक कर बाहर की तरफ निकल गई। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं पत्थरों को टटोल कर उखाड़ने की कोशिश करने लगा। ये पत्थर भोपाल की तेज बारिशों की मार खा खा कर खत्म हो चुके थे। एक पत्थर थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अपनी जगह से उखड़ गया। मैंने उखड़ी हुई सलाख को आगे की तरफ करके काफी टेढ़ा कर दिया था। मैंने पत्थर अंदर खींच लिया था, फिर दूसरी सलाख के साथ कंबल की गद्दी बनाकर रखी और पत्थर की ईंट जोर से कंबल की गद्दी पर मारी। कंबल की गद्दी की वजह से आवाज पैदा न हुई। मैं यही चाहता था। 6-7 ज़रबों के बाद दूसरी सलाख भी अपनी जगह से हिल गई। मैं अपने काम में लगा रहा, यहाँ तक कि दूसरी सलाख का पत्थर भी अपनी जगह से बाहर की तरफ उखड़ गया और सलाख बाहर निकल गई। मैंने इसे भी दोनों हाथों से पकड़कर काफी ऊपर तक टेढ़ा कर दिया। इतनी कामयाबी के बाद मैं जल्दी से पीछे हट गया। मैंने पहला काम ये किया कि दीवार के साथ लगा हुआ बटन दबाकर कोठरी की बत्ती बुझा दी। अब मैंने पूरी तनदही से अपना काम शुरू कर दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर दरवाजे के साथ भी देख लेता था कोई बाहर से आवाज़ तो नहीं आ रही। बाहर खामोशी छाई हुई थी। मैं ताकतवर और मजबूत डेल डोल का जवान था। मैं थक ज़रूर गया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल भी था। कुदरती बात है कि आदमी को सामने जब मौत नज़र आ रही होती है तो एक बार इसके अंदर ज़बरदस्त ताकत बेदार हो जाती है। 1 घंटे की कोशिश के बाद खिड़की की 4 सलाखें उखाड़ने में मैं कामयाब हो चुका था। मैंने कंधों तक अपने जिस्म खिड़की से बाहर निकाल कर अंदाज़ा कर लिया कि अब मैं खिड़की में से गुजर सकता हूँ। अब सवाल ये था कि खिड़की के नीचे क्या है। खिड़की के नीचे जो कुछ भी हुआ, मुझे हर हालत में बाहर कूद जाना था। मैंने सर बाहर निकाल कर अंधेरे में बड़े गौर से देखने की कोशिश की। मुझे महसूस हुआ कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं जो ढलान पर नीचे चली गई हैं। 4 सलाखों के उखड़ जाने से खिड़की में काफ़ी जगह पैदा हो गई थी। अब मैं 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने कंबल अपने गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और खिड़की के पास आकर पहले अपनी टांगें बाहर निकाली। इसके बाद इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए मैंने खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़कर अपने आप को औंधा कर लिया। मैं मुंह सामने के रुक करके नीचे नहीं कूदना चाहता था। इस तरह कूदने से मैं जख्मी हो सकता था।
मैं इस तरह से कूदना चाहता था कि चेहरा खिड़की की जानिब हो। ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने बड़ी महारत से काम लेते हुए खिड़की में अपने आप को घुमाकर अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया था। ऐसा करने के फौरन बाद मैंने दोनों हाथों से चौखट को मजबूती से पकड़कर अपने जिस्म को नीचे लटका दिया। कंबल मेरे जिस्म से खिसकने लगा था। मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए। नीचे गिरते वक्त मैंने बड़ी तेजी के साथ कंबल ऊपर करके अपने सर बाजू में छुपा लिया था और खुद को गेंद की तरह बना लिया था। मैं झाड़ियों के ऊपर जाकर गिरा था। एक झाड़ी से दूसरी और दूसरी से तीसरी झाड़ी पर मैं गिरता ही चला गया। यहाँ जमीन की ढलान थी, जिसकी वजह से मैं सीधा जमीन पर गिरने से बच गया। मैं गेंद की तरह लड़कता हुआ एक जगह रुक गया। कंबल ने मुझे बचा लिया था। मैं फौरन उठा, कंबल उतार कर परे फेंका और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि मैं किस जगह पर हूँ। वहाँ झाड़ झंकार और घास के सिवा और कुछ नहीं था। अंधेरे में मैंने एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मैं कैद खाने की चार दीवारी से जितना दूर हो सके निकल जाना चाहता था। झाड़ियों से टकराता, घास पर रोंता हुआ, अंधेरे में सामने आते हुए दरख्तों से अपने आप को बचाता बस दौड़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि मैं एक छोटी सी सड़क पर निकल आया। मेरा सांस फूल गया था, मगर दम लेने के लिए थोड़ी देर के लिए भी रुकना खतरनाक साबित हो सकता था। सड़क की दूसरी जानिब काफ़ी दूर से मुझे शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं शहर की तरफ नहीं जाना चाहता था। मैंने दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। आगे एक नाला सा आ गया। इस पर पुल बना हुआ था। मैं पुल पार कर गया। एक कुत्ता किसी तरफ से भौंक कर मेरे पीछे लग गया। फिर एक जगह रुककर जोर जोर से भौंकता रहा। मैं बदस्तूर दौड़ता रहा। छोटी कच्ची सड़क खेतों के दरमियान आ गई थी। दोनों जानिब खेतों में फसल खड़ी थी। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। 15-20 सेकंड के लिए मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जिस फौजी बैरक के कैद खाने से मैं निकलकर फरार हुआ था, मुझे नजर नहीं आ रही थी। इस तरफ से कोई रोशनी भी नहीं आ रही थी। इतना मुझे अंदाजा था कि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ। सुबह से पहले मेरे फरार का किसी को इल्म होने का इम्कान भी नहीं था, लेकिन मेरे फरार का इल्म होते ही पुलिस और फौज सारे शहर को घेरे में लेकर तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर लेगी और मेरी तलाश शुरू कर देगी। मैं दोबारा भागना शुरू कर दिया। खेतों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। मैं दौड़ने के बजाय अब तेज तेज चलने लगा था। दौड़ने की भी एक हद होती है। तेज चलने से मुझे कुछ सुकून मिला। खेतों की ऊंची फसल से मैं बाहर तो निकल आया था। मुझे देखकर तशवीश हुई कि जिस तरफ मैं जा रहा था, इस तरफ भी दूर झिलमिलाती रोशनी की कतार मगरिब से मशरिक तक चली गई थी। इसका मतलब था कि आगे भी भोपाल शहर की आबादी थी। मैं जंगल की तरफ जाना चाहता था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि भोपाल शहर के इर्द गिर्द घने जंगलात हैं, लेकिन मैं अभी तक शहर की हदूद के अंदर ही था। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। ये सोचकर मैं इन रोशनियों के दरमियान से गुजरकर जंगल का कोई रास्ता तलाश करूंगा और रोशनियों की तरफ चलने लगा। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। मैंने अपनी सदरी के बटन खोल रखे थे। तेज चलने से मुझे ठंडी हवा जरूर लग रही थी। आबादी की रोशनी करीब होती जा रही थी। मैंने देखा कि एक जगह रोशनी एक दूसरे से काफी फासले पर थी। मैं इनके दरमियान जो खाली और तारीक जगह थी, वहां से आगे निकल जाना चाहता था कि शायद आगे कोई जंगल शुरू हो जाए। मैं एक मैदान में से गुजर रहा था। एक जगह मुझे 2 खाली ट्रक खड़े नजर आए। मैं इनसे हटकर निकल गया। रोशनियों के दरमियान जो खाली जगह थी, वहाँ एक ग्राउंड था। ग्राउंड के दोनों जानिब जदीद वदे के चंदे की इमारतें थी, जिनमें कहीं कहीं रोशनियां हो रही थी। मैं ग्राउंड में दाखिल हो गया। मैं ग्राउंड की दूसरी तरफ निकल गया था। दूसरी तरफ किसी कॉलोनी की आबादी शुरू हो गई। वहाँ 2-1 दुकानें खुली थी। वहाँ इंडियन फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग बज रही थी। शायद ये कोई रेस्टोरेंट था। मैं इनसे बचता हुआ आगे निकल गया। आगे एक बस्ती आ गई जो काफी बड़ी थी। इसके एक मकान टीले की ढलान तक फैलते चले गए थे, जहाँ रोशनियां झिलमिला रही थी। मैं एक तरफ खड़े होकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। मैं इन रोशनियों में से आबादी में से निकल जाना चाहता था, लेकिन भोपाल की इन मुज़ाफ़ाती बस्तियों और कॉलोनियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। ये मुझे अंदाज़ा था कि मगरिब किस तरफ है, जनूब किस तरफ। मुंबई जो मेरी मंजिल थी, मगरिब की तरफ थी। मुझे वहाँ रुकना किसी तरह भी ठीक नहीं लगता था। मैंने मगरिब की जानिब जिस तरफ मुंबई शहर था चलना शुरू कर दिया। मुज़ाफ़ाती आबादियों के मकान करीब होते जा रहे थे। मैं एक तरफ को होकर चलने लगा। मैं इन मकानों के पहलू से होकर निकल जाना चाहता था। इनके सामने एक सड़क थी, जिसके दोनों जानिब फासले फासले पर खंभों पर रोशनी हो रही थी। मैं इन खंभों के दरमियान में से गुजरकर सड़क की दूसरी जानिब चला गया। सड़क के आगे दूर तक अंधेरे का खाला था। मैंने इसी तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों जानिब से दरख्त करीब आने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। भोपाल की मुज़ाफ़ाती कॉलोनियों की रोशनी मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं यही चाहता था। मैं कहीं रुके बगैर चलता गया। झाड़ियाँ और दरख्त घने होते गए। मैं समझ गया कि जंगल शुरू हो गया है। पीछे पुलिस का डर था, अब आगे जंगली दरिंदों का खतरा था। शेर वगैरह आमतौर पर रात को ही अपने शिकार की तलाश में निकला करते हैं, मगर मैं रुके बगैर जंगल के अंदर चलता रहा। झाड़ियों और दरख्तों की शाखें और दरख्तों से लिपटी लटकती हुई बेलें बार बार मेरा रास्ता रोक रही थी। जरा आगे आकर मुझे पानी के चलने की आवाज़ आई। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैं पानी की आवाज़ के रुख पर चलने लगा। एक छोटा सा नाला था। पीछे की तरफ से पानी आकर पत्थरों से टकराता हुआ आगे को बह रहा था। मैंने बैठकर मुँह हाथ धोए, पानी पिया, ताज़ा दम होकर नाला पार करके चलने लगा। मैं चंद कदम चला हूँगा कि आगे दरख्तों के दरमियान से मुझे कुछ दूर रोशनियाँ झिलमिलाती नजर आईं।
शायद जंगल के इस छोटे से टुकड़े के पार किसी नई कॉलोनी की आबादी शुरू हो गई थी। भोपाल बहुत बड़ा सनती शहर बन गया था। इसकी आबादी दूर दूर तक फैल गई थी। ये रोशनियां मेरे लिए खतरात की अलामत थीं। मैं इन रोशनियों से भी आगे निकल जाना चाहता था। जंगल खत्म होने के बाद एक छोटा सा मैदान था। इसके बाद एक पक्की सड़क आ गई। इस सड़क पर बिजली के खंभे नहीं थे, अंधेरा था। मैंने सड़क के किनारे खड़े होकर रोशनियों का जायजा लिया। ये इमारतों की रोशनियां थीं और मगरिब से मशरिक तक निस दायरे की शक्ल में फैली हुई थी। एक तरफ से इन रोशनियों ने मुझे अपने घेरे में ले रखा था। रोशनियों की तरफ जाने के बजाय मैंने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। मेरा रुख मगरिब की जानिब यानी मुंबई की तरफ था। मुझे भोपाल से मुंबई जाने वाली रेलवे लाइन की तलाश थी ताकि मेरी सिमत भी सही हो जाए और मैं शहर से दूर किसी जंगल में निकल जाऊं। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। मैं सड़क के किनारे किनारे तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। आबादी की रोशनियां मेरे बाएं जाने पीछे की तरफ जा रही थी। जब मैं आबादी की आखिरी रोशनी के करीब पहुंचा तो मुझे पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रुककर पीछे देखा। सड़क पर किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई ना दी। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ आबादी की जानिब से आ रही थी। इसका मतलब था पुलिस को मेरे फरार का पता चल गया था और वो मेरी तलाश में निकल आई थी। बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। सायरन की आवाज़ करीब आती जा रही थी। ऐसा लगता था कि थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां इसी सड़क पर आने वाली थी जिस सड़क पर मैं चला जा रहा था। मैं फौरन सड़क से हटकर खेतों में दौड़ पड़ा। खेत खत्म हो गए, बंजर ज़मीन शुरू हो गई। पुलिस के सायरन की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई देने लगी थी। पुलिस की गाड़ी शायद सड़क पर आ गई थी। मुझे महसूस हुआ कि पुलिस मेरे सर पर पहुंच गई है। मैं और तेज़ भागने लगा। सायरन की आवाज़ मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी, जैसे पुलिस ने मुझे देख लिया हो और अब मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ती चली आ रही हो। मैं बंजर मैदान अबूर कर गया। अब सायरन की आवाज़ के साथ पुलिस के सिपाहियों की ऊंची आवाज़ में बोलने की आवाज़ें भी आने लगी थी। मैं समझ गया कि अब बचना मेरा मुश्किल है। रात के अंधेरे में अंधाधुंध भागते हुए मुझे एक इमारत का हवेलिया सा दिखाई दिया। इमारत तारीकी में डूबी हुई थी। घबराहट में बगैर सोचे समझे मैं इस इमारत में दाखिल हो गया। इसका दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं इमारत की तारीक देवड़ी में आया मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, ऊपर आ जाओ। मैंने अंधेरे में इधर उधर देखा। मुझे अपने करीब कोई औरत दिखाई ना दे। औरत की आवाज़ दोबारा आई, कोने में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाओ। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। मैंने सोचा शायद ये औरत कोई रहमदिल खातून है और मुझे कहीं छुपा लेगी। मैं कोने की तरफ बढ़ा। वहाँ एक जीना ऊपर को जाता था। मैं जीना चढ़कर ऊपर की मंजिल में आ गया। वहाँ एक दलान था। यहाँ भी अंधेरा था। अंधेरे में दलान के सतून और एक तरफ को झुका हुआ छज्जा मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मुझे वो औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी जिसने मुझे ऊपर बुलाया था। इस दौरान पुलिस के सायरन की आवाज़ बंद हो गई थी, लेकिन पुलिस के सिपाहियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी जो दूर से करीब आती जा रही थी। मैं पछताने लगा कि खामखा ऊपर आ गया। मुझे इस इमारत में दाखिल ही नहीं होना चाहिए था। मैं भाग रहा होता तो अब तक दूर निकल गया होता। पुलिस तो इस इमारत की तरफ ही आ रही थी। मैंने इसी वक्त वहां से निकलकर अंधेरे में भाग जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही मैं दलान के जीने की तरफ बढ़ा मुझे औरत की आवाज़ फिर एक बार सुनाई दी, ये गलती मत करना, पकड़े जाओगे।